हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो चालू करने वाले हैं ज्यामिति, यानी आपके कहने पर वह चैप्टर स्टार्ट हो गया जो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर आप ज्यामिति चालू कीजिए। ज्यामिति को हम लोग बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी एक बिंदु से समझना चालू करेंगे और एक अच्छी ऊंचाई तक समझने का प्रयास करेंगे। और यह जो वीडियो होगा वह आपके लगभग सभी एग्जामों के लिए होगा, न कि केवल रेलवे एग्जाम के लिए। हमारा पढ़ाने का लेवल कुछ ऐसा होगा कि आप एसएससी एग्जाम को भी टच कर पाएँ। तो हालांकि देखिए, रेलवे की बात यदि जनरली किया जाए तो उसमें जो ज्यामिति होता है बहुत टफ लेवल से नहीं आता है, नॉर्मली आता है। और देखिए, जो हमारा चैप्टर है यह पहला चैप्टर, यानी ज्योमेट्री का पहला चैप्टर रेखा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन रेखा से पहले भी कुछ हमें जानना जरूरी होता है, जैसे बिंदु होता है और रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है, इसके विषय में भी थोड़ा जानना जरूरी होता है। उस सभी बातों को हम लोग लेकर चलेंगे। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है क्या कि ज्यामिति मैक्सिमम लोगों को न समझने की एक प्रवृत्ति भर जाती है पहले से। तो सबसे पहले यदि आपको समझना है तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को दिमाग में बैठा के चलना होगा कि हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको सीखने के लिए आए हैं, और 100% भरोसा रखिए कि हम सीख पाएंगे। और देखिए, ज्यामिति की सबसे मुख्य खासियत होती है कि उसमें सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक को अपने दिमाग में जितना अच्छा से स्टोर करके रखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन को उतना ही जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। और आपको बता दें, बहुत ही आसान होता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और सभी में कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। इसमें मैक्सिमम कैलकुलेशन नहीं, आपके थिंकिंग पर डिपेंडेंट होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी नियम कानून बताया जाएगा उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने का प्रयास कीजिएगा। और स्टोर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभ्यास कीजिए, सारा नियम आपको याद रहेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ बताया गया है। और आगे आने वाला जो वीडियो होगा वह क्वेश्चन पर आधारित होगा। उसमें क्वेश्चन में सबसे पहले खुद से कोशिश कीजिए कि इसका जवाब हम खुद दें। देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले बिंदु को। तो देखिए, बिंदु क्या है यहाँ हम देखेंगे। हालांकि देखिए, ये जो भी कुछ लिखा गया है समझाएंगे, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी करना पड़ेगा अभी, लेकिन सिर्फ पहले से हम इसलिए लिख लिए हैं कि आपको हमें लिखने में थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा, समय नहीं लगेगा। देखिए, हम बिंदु की बात कर रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग बिंदु कहते हैं, आप जनरली जानते भी हैं। और बिंदु क्या है, यदि डिफिनीशन कोई पूछता है तो देखिए, यह एक वृत्त है। यह क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 0 है। जैसे आप पूछ सकते हैं सर वृत्त को भी हम नहीं जानते हैं, तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। ये गोला देख रहे हैं ना, यही वृत्त है। इसके बीच में एक केंद्र होता है, और केंद्र से बॉर्डर की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इसमें त्रिज्या यदि 0 हो जाती है तो यही वृत्त क्या बन जाएगा, एक सिर्फ केंद्र की भांति ही रह जाएगा, और इसी बात को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। सबसे बात इंपॉर्टेंट यहाँ आता है। उसके बाद आती है रेखा। देखिए, रेखा क्या चीज़ है, और इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेखा को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दें कि यदि किसी भी एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो इसी रेखा से आता है। और इसका जो मीनिंग होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा समझिएगा। बहुत सारे बिंदुओं को ऐसे करके देखिए, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे करके देखिए, ऐसे देखिए, सभी बिंदुओं को ऐसे करके हम जोड़ देंगे ना, तो जोड़ने के बाद एक रेखा टाइप का बन जाएगा। जैसे इस बात को कह सकते हैं, देखिए, यानी कहने का अर्थ है कि जो रेखा है कई बिंदुओं को मिलने के बाद बना है, यानी बिंदुओं को मिलने से जो तैयार होता है वो क्या होता है, रेखा तैयार होता है। हालांकि आप अपने हिसाब से कुछ दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन हमको सिर्फ समझना है कि रेखा 2 प्रकार का होता है, सीधी रेखा, स्ट्रेंथ लाइन। उसके बाद बताया जा रहा है क्या, वक्र रेखा। वक्र रेखा यानी कि कर्व्ड लाइन, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, सीधी रेखा क्या होती है, वक्र रेखा क्या होती है। कोई भी लाइन यदि सीधा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम सीधी रेखा है, एकदम सीधा होना चाहिए। और कोई भी लाइन टेढ़ा मेढ़ा, देखिए ऐसे करके, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे करके हो सकता है। किसी भी प्रवृत्ति से यदि लाइन बन रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो उस पीरियड में हम उसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन, उसको और या वक्र रेखा कहते हैं। यहाँ आपको समझना है, यानी कि सीधा रेखा को हम सीधी लाइन कहेंगे और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र लाइन कहेंगे। चलिए, उसके बाद होता है क्या, रेखा का प्रकार। तो रेखा का प्रकार पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, रेखा आखिर जो होता है ना, ध्यान से देखिएगा, रेखा की एक लंबाई होती है। तो रेखा की खुद की लंबाई देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसी को हम लंबाई कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि इसकी लंबाई कही जाए तो यहाँ से लेकर ऐसे करके हमको ये मापना होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, लाइन कहेंगे, लाइन की लंबाई कहेंगे। समझना है सिर्फ आपको, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके विषय में आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। देखिए, अब रेखा के प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, रेखा बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, आप उसे बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे 3, जिसका कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक ना, इस चैप्टर के तहत, क्योंकि बार बार आता है। सबसे पहला हमारा देखिए है समांतर रेखाएं।
पैरेलल लाइन क्या होता है? ये दो रेखाओं का समूह है। ध्यान दीजिएगा, रेखाओं के प्रकार, यानी जब दो रेखाओं के समूह को समांतर रेखा तब कहेंगे जब उनके बीच का डिफरेंस, देखिए यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इनके बीच की जो दूरी है ना वो हमेशा समान रहे। कहने का अर्थ क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबवत दूरी है, यदि मान के चल रहे हैं कि 5 मीटर की है, तो यहाँ भी उसको मापा जाए तो क्या होना चाहिए? 5 मीटर की ही होना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच का जो अंतर है, यानी जो बीच का दूरी है, इस बात को कहें तो हमेशा समान रहे, उसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। सबसे अच्छा यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो रेलवे लाइन को तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। रेलवे लाइन के दोनों पटरियों के बीच हमेशा दूरी समान रहता है। यानी सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि दो समांतर रेखाएं के बीच की जो दूरी समान रहे उसे हम क्या कह सकते हैं? समांतर रेखा कह सकते हैं। आशा है कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। हम यहाँ एक बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते वक्त आप समझ पाएंगे। देखिए एक क्या है? लंबवत दूरी है और हर जगह समान है। उसके बाद अनुप्रस्थ या तिरछी लाइन। अनुप्रस्थ तिरछी लाइन क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए हम बात मान के चल रहे हैं, देखिए हम दो लाइन बना रहे हैं। देखिए एक लाइन ए है और दूसरा लाइन ए है, ऐसे करके समझ पा रहे हैं। और ये दोनों लाइन को हम तिरछा कहेंगे। यानी एक दोनों क्या है? ए आपस में तिरछा है, इसी को अनुप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम हटाते हैं, इसमें हम दे देते हैं ऐसे करके। ये दोनों क्या है? तिरछी लाइन है, इस बात को समझिएगा। उसके बाद क्या है? प्रतिच्छेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे यह समांतर इंपॉर्टेंट है उसी तरह से प्रतिच्छेदी, जो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं यानी इंटरसेप्टिंग लाइन है, ये क्या होता है? ये दोनों रेखाएं एक प्रकार से कहें तो ये दोनों ही एक समानता पाई जाती है, क्योंकि देखिए इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों को काट सकती है। अब प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटना। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो देखिए ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी पहली रेखा, ये वाली रेखा है, इसको काट रही है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा उस रेखाओं को कहते हैं जो एक दूसरे को क्या करे? काटे। अपने हिसाब से समझिएगा। यानी इस बात को ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्लियर? उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। देखिए कोण के प्रकार समझ लेते हैं। कोण का प्रकार क्या होता है? सबसे पहले कोण क्या होता है इसको विषय में समझिए थोड़ा सा। कोण जनरली आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। ध्यान से देखिए, कोण एक लाइन और दूसरे लाइन, दो लाइन ही होते हैं जो कि एक ही बिंदु से उनके सिरा को, एक सिरा जो होता है एक ही बिंदु से जुड़ा होता है। तो जुड़ने के पीरियड में एक यहाँ जो बनता है इसको ही कोण कहते हैं। यानी कि दो रेखाएं हैं और उसका एक सिरा, दोनों रेखाओं के द्वारा जो दोनों रेखाओं का सिरा है एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहा है, तो उनके प्रति जो बनता है इसको क्या कहते हैं? हम लोग कोण कहते हैं। याद रखिएगा। और इन्हीं कोणों के प्रकार होते हैं। तो हालांकि इसके विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि बचपन में आप लोग पढ़े चुके होंगे। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। और एक्यूट एंगल का जो मान होता है क्या होता है, कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जनरली कोण होता है, देखिए एक बिंदु है और इस बिंदु को देखिए ऐसे करके देखा जाए तो इस बिंदु का एक रेखा को हम बढ़ा दिए हैं। एक रेखा कई प्रकार से बढ़ सकता है। देखिए एक रेखा जो है ऐसे भी हो सकता है, या यही रेखा यदि देखा जाए तो ऐसे भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? और यही रेखा यानी ये सेकंड वाली लाइन है, समझिएगा, ये भी सेकंड वाली लाइन है। सेकंड लाइन को हम अलग अलग प्रदर्शित कर रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम इधर दिखाते हैं आपको। इसी रेखा को हम ऐसे भी कह सकते हैं। सेकंड वाला लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट वाला लाइन है, ये वाला सेकंड वाला लाइन है, ये भी सेकंड लाइन है। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ तीनों जगह कोण बन रहा है। या कोण ऐसे ही बन सकता है, यहाँ एक कोण बन रहा है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोण का माप 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री कब बनेगा थोड़ा समझिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ लाइन है और देखिए एक लाइन फिर से इसी पर है, तो इसको हम कहेंगे 0 डिग्री का कोण बना है। यानी कि पहला लाइन और दूसरा लाइन, यहाँ मेन बिंदु हमारा है और इसी बिंदु पर दोनों लाइन है, तो इस पीरियड में जो इनके बीच का जो बनने वाला कोण होगा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। दूसरी लाइन को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे कोण का मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और इसी बात को समझ के आपको काम करना है। देखिए यहाँ है, यह क्या है? 0 डिग्री से अधिक है
और यहाँ जाकर बनता है, यानी सीधा लाइन जो बनता है इसको 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हम लोग बोलते हैं। तो जब 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम रहेगा तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। 0 डिग्री से अधिक, थीटा क्या है, एक प्रकार से कोण है, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ क्या है थीटा क्या है, कोण है, समझिएगा, थीटा क्या है, कोण है। और इसी थीटा को लेकर यहाँ दिखाया गया है कि 0 डिग्री से यदि अधिक है थीटा और 90 डिग्री से कम है तो इस पीरियड में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोलेंगे। उसके बाद आता है, देखिए दूसरा कंडीशन हमारा आता है 90 डिग्री वाला, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, तो इनको कहते हैं हम लोग क्या, 90 डिग्री का कोण। और यही 90 डिग्री कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, इसी बात को ध्यान देना है। देखिए यहाँ दूसरा नंबर पे है, थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण, राइट एंगल। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाली लाइन पर यह क्या है, लंबवत है, अपने हिसाब से समझना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद अधिक कोण है। और अधिक कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण, 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। और उसके बाद 90 डिग्री से अधिक हो जाए और 180 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक लाइन है, कोई भी लाइन, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। और 180 डिग्री का टोटल कोण बनता है, लेकिन इस लाइन को थोड़ा ऐसे करके ऊपर कर रहे हैं, समझिएगा, इस लाइन को हम ऐसे कर रहे हैं तो जो मान होगा क्या होगा, कम होगा 180 डिग्री से। जैसे जैसे कम करते जाएंगे एक कम कम होता जाएगा, फिर ऐसे जैसे करके यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ रहेगा तो 180 डिग्री, उससे रहेगा तो कम। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला हमारा एंगल है प्रतिक्षेप कोण। प्रतिक्षेप कोण क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। प्रतिक्षेप कोण वैसे कोण को कहते हैं जो 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। यहाँ समझना है आपको, एक लाइन है और एक लाइन पर जो कोण बनता है कितना, 180 डिग्री का बनता है। और 180 डिग्री से कम करना हो तो इसको क्या करना होगा, अंदर की ओर लेकर जाना होगा। यदि इसी को हमें 180 डिग्री से अधिक करना है तो क्या करना होगा, इसको नीचे की ओर ऐसे करके ले जाना होगा। तो मान के चल रहे हैं यदि नीचे की ओर ले जाएंगे तो ऐसे बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है। और उस पीरियड में जो यहाँ कोण बनने वाला होगा क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि जो थीटा का मान होगा क्या होगा भाई, देखिए जो थीटा का मान होगा क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। यहाँ क्लियर। 180 डिग्री से यदि थीटा का मान जब अधिक हो जा रहा है और 360 डिग्री से कम हो जा रहा है तो उस पीरियड में हम क्या कहेंगे, उस कोण को कहेंगे कि यह कोण जो है प्रतिक्षेप कोण है। क्लियर। यहाँ से आपको समझना है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा समझना है कि इसके आधार पर यदि हम दें तो कहें कि 270 डिग्री का जो कोण बनेगा वो क्या कोण कहलाएगा, कौन सा कोण कहलाएगा। तो आप क्या जवाब देंगे कि प्रतिक्षेप कोण है, क्योंकि यह क्या है, 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। आपको याद होगा कि कोई बिंदु है, इस पर जो एंगल बनता है टोटल, यानी इस प्रकार से कहें तो पूरा एंगल जो बनता है वो कितना का बनता है, तो आप बताइएगा सर कि 360 डिग्री का बनता है। कैसे, देखिए यहाँ एक लाइन है और एक लाइन के ऊपरी ओर क्या बन रहा है, 180 का बन रहा है, उस तरह से नीचे भी तो बनेगा 180 डिग्री का कोण। यही बात आपको समझना है, यानी कि एक बिंदु पर क्या बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम समझा रहे हैं कि एक जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन यहाँ तक रहेगी, यानी 180 डिग्री तक रहेगी, तब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो ही नीचे होगा, यानी ऊपर में जो भी कोण बनेगा, अब कौन सा कोण बनाएगा, प्रतिक्षेप कोण कहेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, प्रतिक्षेप कोण ही कहा जाएगा। आशा है कि जो भी कुछ इसमें बताया गया है टोटल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद हम लोग कोण का कुछ दूसरा प्रकार है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इससे पहले आपको बोलेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए थोड़ा समझिएगा, यहाँ जो भी कोण दिखाया गया है टोटल 2 कोणों के आधार पर बताया गया है। समझिएगा, यहाँ भी 2 कोण है, यहाँ सब में 2 कोण है और 2 कोणों के आधार बताया गया है। और हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि पहला कोण यदि हमारा अल्फा है और दूसरा कोण हमारा बीटा है। आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम पहले के लिए बात बता रहे हैं, कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा दोनों आपस में यदि कोटि पूरक कोण होते हैं तब इनके कोणों का जो योग होगा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यदि ऐसा पाया जाता है तब हम कह सकते हैं कि यह कोटि पूरक कोण है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा देखा जाए, यदि एक कोण हमारा 60 डिग्री दिया है
और दूसरा कोण हमारा 30 डिग्री दिया गया है, तब हम इस बात को कहेंगे कि ये दोनों आपस में कोटि पूरक कोण हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि दो कोण अल्फा और बीटा कोटि पूरक कोण है और एक कोण यानी अल्फा जो है वह 50 डिग्री का है, तो बीटा यानी दूसरा कोण क्या होगा। यानी दो कोण कोटि पूरक के रूप में है और एक कोण यदि 50 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या होगा। तो आपको जवाब देना होगा कि यदि दोनों कोटि पूरक हैं तो इनका योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो दूसरा कोण हमारा क्या होगा भाई, 40 डिग्री का होगा। आशा है कि जो बात हम बता रहे हैं आप समझ चुके होंगे। यानी इस बात को हम यहाँ लिख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। कब, जब कोण हमारा अल्फा और बीटा हो तब, यानी दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री। अब उसी प्रकार से समपूरक कोण होता है क्या, इसके विषय में समझ लीजिए। यहाँ आपको एक बात समझना जरूरी है कि अल्फा और बीटा यदि कोटि पूरक होते हैं तो अल्फा और बीटा को अकेले अकेले पूरक कोण कहा जाता है। यानी इस बात को हम कहेंगे कि अल्फा क्या है, एक कोण है तो उसका पूरक कोण क्या होगा, यानी बीटा पूछ रहा है आपसे, समझेगा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एक कोण मान लीजिए 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि 30 डिग्री का पूरक कोण हमारा 60 डिग्री होगा। पूरक कोण का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा समपूरक कोण क्या होता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा समझिए। यहाँ आपको एक बात ध्यान देना है कि यदि कोण अल्फा और बीटा है तो समपूरक कोण में क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ थोड़ा समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमें आशा है कि इस बात को समझ चुके होंगे कि अल्फा और बीटा दोनों का क्या होगा, जो कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यदि एक कोण हमारा 80 डिग्री है तो उसका मतलब ऐसे पूछ सकता है कि दो कोण संपूरक हैं और एक कोण उसमें से 80 डिग्री है, तो दूसरा कोण हमारा क्या होगा। तो आप तुरंत जवाब दीजिए कि दूसरा कोण जो हमारा होगा क्या, 100 डिग्री होगा। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि एक कोण 20 डिग्री का है और दूसरा कोण का जो समूह है, इन दोनों को संपूरक कोण यदि कहा जाता है तो हमारा दूसरा कोण क्या होगा। तो पहला कोण यदि 20 डिग्री बता रहे हैं तो दूसरा कोण आप क्या बताइएगा, 160 डिग्री का, तभी जाकर दोनों मिलकर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आशा है कि इस बात को भी आप समझ चुके होंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए जो तीसरा वाला है रेखीय युग्म कोण, देखिए लीनियर पेयर एंगल, थोड़ा समझिएगा। एक रेखा में दो कोणों का एक ऐसा युग्म है, ठीक है, और उन युग्म को क्या कहते हैं, कैसे समझा जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए रेखा है, यह क्या कहना चाहता है, एक रेखा है और एक रेखीय पर युग्म होते हैं कोणों का, वो क्या होते हैं, एक 180 डिग्री का कोण निर्माण करते हैं, कहने का अर्थ यही है। ध्यान दीजिएगा, रेखीय युग्म कोण, जैसे कि एक रेखा पर कितना ही कोण बन सकता है। देखिए यहाँ दो कोण बना, कौन सा कोण है, तो एक कोण यहाँ बना है और दूसरा कोण यहाँ बना है। देखिए इस बात को हम अल्फा यदि मान रहे हैं, इसको बीटा मान रहे हैं, ऐसे करके। तो उस पीरियड में इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री ही होगा। और इस बात को थोड़ा सा हम और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें। देखिए एक लाइन है, इस पे तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। इसमें देखिए आप 3, 4, 5 कोण भी ऐसे करके काट रहे हैं, तो इस बात को समझिए सभी कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे हम समझ रहे हैं कि यहाँ जो बन रहा है, एक कोण बन रहा है, यहाँ 2, 3, 4, ऐसे करके 4 कोण बन रहे हैं। तो चारों कोण का जो कोण का योग होगा वो क्या, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इस बात को हम लिख सकते हैं कि वो होगा क्या, 180 डिग्री का ही होगा। यानी एक लाइन में कहा जाए तो रेखीय युग्म कोण का अर्थ होता है कि रेखा पर कितना ही कोणों का युग्म बने, सभी का योग क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। इस बात को समझना है। अब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, ये तो हो जाएगा इस संपूरक कोण के लिए। रेखीय युग्म के लिए भी आप वैसा ही लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ देखिए अब आसन्न कोण के विषय में हम लोग समझते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है। देखिए आसन्न कोण क्या होता है, थोड़ा समझिए। एक लाइन है ऐसे, और एक लाइन पर ही देखिए ऐसे करके दो पैरेलल लाइन है, समझिए, और इस लाइन को हम ऐसे करके कर रहे हैं, तो यानी एक ही दिशा में देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, समझिएगा। एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। और इस बात को मान के चलिए, ये जो रेखा है वो ए बी है, ए बी रेखा है, इसको हम लोग पी क्यू और आर एस ऐसे करके मान रहे हैं। तो यदि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हो, यानी समांतर हो, जस्ट अभी तुरंत पहले बताए हैं कि पैरेलल क्या होता है, यानी इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, समान है, यानी कि पी क्यू और आर एस जो है पैरेलल है। ये पैरेलल का चिन्ह है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। यदि ये दोनों पैरेलल हैं और इनके साइड का जो देख रहे हैं ना अभी कोण बन रहा है, यह कोण यदि ऐसे करके हैं और इन दोनों कोणों का जो अल्फा
और बीटा है कोण, इस कोणों का योग जो बन रहा है वो हमें 180 डिग्री यदि मिल रहा है तो उस पीरियड में हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एडजेसेंट एंगल हैं, यानी आसन्न कोण हैं। यही बात आपको समझना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि दिखाएं हम आपको, तो जैसे मान लीजिए एक देखिए ए है हमारा समांतर चतुर्भुज, और इस समांतर चतुर्भुज में ए वाला कोण और ए वाला कोण, यहाँ तक क्लियर है। और इन दोनों कोण को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। और ये वाला कोण हो जाएगा और ए वाला कोण, यदि इनको दोनों को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आसन्न कोण होगा। और इसको भी देखा जाए तो आसन्न कोण हो सकता है, इसको भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आसन्न कोण होगा। देखिए अब हमें समझना है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो कोण का प्रकार है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान दीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, क्या प्रतिच्छेद करते हैं? अभी जस्ट पहले हम बताए हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है और प्रतिच्छेद करना का मतलब क्या होता है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो इनके बीच ऐसे कोण बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे इस बात को हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ यदि कोण ए बन रहा है और यहाँ कोण जो बन रहा है वह बी बन रहा है, यहाँ कोण सी बन रहा है और यहाँ कोण डी बन रहा है, ऐसा। तो जो इनके शीर्षों के, देखिए ये दोनों शीर्षों के मिलने के बाद यहाँ वाला जो कोण बन रहा है वो नीचे वाले कोण के बराबर होगा। जैसे इस बात को हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी, ऐसे कोण ए बराबर कोण बी। समझ पा रहे हैं? जस्ट उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं ना, ये इस छोर पे जो कोण बन रहा है वह भी क्या होगा? बराबर होगा कोण डी के, यानी ऐसे कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण डी। इसको समझिएगा थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से, जैसे समझने का प्रयास कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध दिखा रहे हैं, जैसे ऐसे करके दे दिया है और बोल रहा है कि यहाँ कोण 30 डिग्री का है, तो आप बताइए कि ई वाला कोण क्या होगा। तो आपको बताना होगा कि जस्ट इसके दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है तो नीचे वाला कोण भी क्या बनेगा? हमारा 30 डिग्री का बनेगा। और कैसे बनेगा? शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से बनेगा। और मान लीजिए हमसे यह बता रहा है कि जो ये वाला कोण है 150 डिग्री का, ऐसे करके बता रहे हैं हमसे 150 डिग्री का, ऐसे बता रहा है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर इस साइड वाला कोण क्या बनेगा। तो आपको बताना है कि इसका शीर्ष और इस कोण का शीर्ष दोनों एक ही शीर्ष है, एक ही जगह जाके ऐसे मिल रहा है, तो उस पीरियड में जो कोण का बनेगा यह भी क्या बनेगा? 150 डिग्री का ही कोण बनेगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण हमारा यही होता है। इसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, गुण हैं, उस गुण को हम लोग देखते हैं। देखिए आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको शीर्षाभिमुख का जो रीजन है, यानी शीर्षाभिमुख कोण अभी बताए हैं कि ये जो क्या होते हैं अपोजिट में बराबर होते हैं, ये कैसे होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम मान के चल रहे हैं यहाँ 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो देखिए यहाँ से एक लाइन यहाँ दिख रहा है क्या आपको? ये 40 डिग्री वाले कोण वाले लाइन पर आप कह सकते हैं ऐसे करके है, और यहाँ यदि दो कोण ऐसे करके बन रहा है तो एक कोण यदि 40 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा का कोण क्या बनेगा? अभी जस्ट पहले हम बताएं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ऊपर में यदि 40 डिग्री का बन रहा है तो नीचे में क्या बनेगा? इधर यहाँ बोलिएगा आप कि सर 140 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण का मिलाकर क्या होना चाहिए? दोनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, रैखिक युग्म कोण में अभी बताए हैं। यानी इस बात को कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो होगा, यानी ऊपर वाला 40 डिग्री तो नीचे वाला क्या होगा? 140 डिग्री का होगा। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। ए वाला जो रेखा देख रहे हैं अभी ऐसे है, तो आप इस बात को भी कह सकते हैं कि यह भी एक लाइन है ऐसे, और इस पर देख रहे हैं ई वाले लाइन को हम बनाए हैं, इस पे ऊपर में 140 डिग्री का यदि कोण बन रहा है तो नीचे वाला कोण क्या बनेगा? तो आप फिर से यहाँ रैखिक युग्म का यदि नाम लेते हैं तो कह सकते हैं कि नीचे वाला कोण भी 40 डिग्री का होगा, तभी जाके या इस साइड में 180 डिग्री का कोण बनेगा टोटल। इस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाला कोण के बराबर क्या हो जाएगा? नीचे वाला कोण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होता है, यहाँ आपका प्रूव हुआ। चलिए हम लोग समझते हैं कुछ फैक्ट को। देखिए जो पैरेलल लाइन होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अभी तक जो भी कुछ बताया गया है बस इसी चीज़ को समझने के लिए बताया गया है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे तो यानी अगले क्लास में हमारा क्वेश्चन होगा और इसी पर आधारित होगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इस बात को मान के चलें, देखिए यह PQ और RS दो लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है, यानी इस बात को हम पहले लिख दे रहे हैं कि PQ और RS दोनों लाइन है और दोनों क्या है? पैरेलल हैं। और इस पे एक रेखा है जो कि क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। इस रेखा का नाम भी आप AB दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ कोण कितना बन रहा है पहले इस चीज़ को समझिए। यहाँ कोण एक यहाँ बन रहा है, ठीक है, और यहाँ कोण एक बन रहा है, उस तरह से इस साइड में बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है। हम सभी का नाम दे रहे हैं। ऊपर देखिए यहाँ जो बन रहा है 5 नंबर दे रहे हैं,
यहाँ बन रहा है 6 नंबर दे रहे हैं, यहाँ देखिए बन रहा है 7 नंबर और यहाँ बन रहा है तो 8 नंबर। अब इन कोणों में रिलेशन होता है यदि ये दोनों पैरेलल हों तब। अब क्या रिलेशन होता है इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर होता है, कोण 1 कोण 2 के बराबर होता है और यह होता है तो इसको हम कहते हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यानी इस बात को समझिएगा, 1 वाला 2 के बराबर होता है। हम लिख रहे हैं इसमें, थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखिए कोण 1 बराबर कोण 2। कौन कौन कोण बराबर होगा इस नियम के आधार पर इसी चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा, कोण 3 है वो क्या होगा, कोण 4 के बराबर होगा। जस्ट उसी प्रकार से नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा, यानी 5 वाला 7 के, 6 वाला 8 के, यानी कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8 होगा। समझ पा रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के, क्लियर। नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा और नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा। इस बात का नाम जरूर याद रखना है कि संगत कोण, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम जब भी सोल्व करेंगे तो तुरंत नाम लेंगे संगत कोण के हिसाब से ये बराबर है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि संगत कोण का मतलब क्या होता है। जस्ट उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि एकांतर कोण में देखा जाए तो एकांतर कोण 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण 2 प्रकार का होता है और पहला होता है एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, और उसके बाद एकांतर अंतः कोण होता है एक ठो। ध्यान दीजिएगा, तो एकांतर बाह्य क्या है और अंतः क्या है इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा 5 है और पहले हम बाह्य के विषय में बात करते हैं। तो बाह्य देखिए ऊपर वाला 1 है और जस्ट उसके अपोजिट साइड में नीचे में 8 है। फिर से बता रहे हैं, ऊपर वाला क्या है 1 है और नीचे वाला क्या है 8 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 8 होता है। और कैसे, एकांतर बाह्य कोण के हिसाब से, क्लियर। उसी तरह से जस्ट दूसरे दिशा में देखा जाए तो यहाँ 1 बराबर होता है 7 के, यानी इसके इस साइड वाला क्या होता है बराबर 7 के बराबर होता है। और कैसे बराबर होता है ध्यान से देखिएगा, हाँ जो 3 है वो किसके बराबर होता है 7 के। ध्यान से देखिएगा, इधर वाला जो 3 है, हम भूल गए थे पिछले बार, हम 1 बोल दिए, यहाँ देखिए 3 है वह किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा, 1 है 8 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। और उसी तरह से एकांतर अंतः कोण होता है। इस बात को समझिए, जो 5 वाला है इस साइड का मतलब अंदर वाला 5 और इस नीचे वाले के अंदर वाला 4, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो इस बात को ध्यान दीजिए कि कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 4। उसी प्रकार से कोण 6 बराबर क्या होता है कोण 2 होता है। देखिए कोण 6 बराबर कोण 2। समझिएगा इस बात को कैसे हम कर रहे हैं। यही बात याद रखना है कि ये वाला जो कोण है एकांतर अंतः कोण है, क्लियर। एकांतर कोण में 2 भाग, एक बाह्य कोण एक अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्लियर। और एकांतर बाह्य कोण से ए वाला और ए वाला हो जाएगा। संगत कोण से ऊपर वाला ऊपर के साथ, ये भी ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, फिर नीचे वाला नीचे के साथ। हमें आशा है कि जो भी कुछ बता रहे हैं आपको 100% समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देना है आपको कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। यदि ये दोनों जो लाइन है ये दोनों यदि पैरेलल हैं, क्या है ये दोनों यदि पैरेलल हैं और यह इसको ट्रांसपरेट कर रहा है, यानी काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस पीरियड में जो कोण 5 है और कोण 2 है ये दोनों क्या होगा, तो आप बोलेगा सर 180 डिग्री होगा। यहाँ से हम इम्पोर्टेंट देखिए, कोई नियम नहीं है, इस बात को समझिएगा। आसन्न कोण में अभी तुरंत पीछे हम बता चुके हैं कि कोण जो 5 होगा अब प्लस कोण 2 होगा, ये क्या होगा 180 डिग्री का होगा। देखिए समझते हैं कि जो कोण 2 है और 5 है दोनों 180 डिग्री मिलके होता कैसे है। देखिए यहाँ जो 5 है यहाँ जो कोण बना रहा है जस्ट उसके बराबर तो 4 बन रहा है। अभी हम लोग पढ़े यहाँ देखिए 5 के बराबर में 4 है। जब 5 के बराबर में 4 है और जो 6 के बराबर में 2 है और इन दोनों का योग क्या हो रहा है, एक ही रेखा पर दोनों बने हैं, तो यहाँ से बनेगा क्या 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका अर्थ है इसके बराबर में है और इसके बराबर में है, तो ये दोनों भी मिलकर तो क्या बनाएंगे 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए इस बात को समझिए, ये 2 और 5 को हम किए हैं, उसी तरह से 4 और 6 को जोड़िएगा, कोण 6 और प्लस कोण 4, ये 6 और 4 को जोड़िएगा तो यहाँ भी क्या होगा 180 डिग्री मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा चल पाता है, और इसके लिए हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए 1 और 7 को यदि जोड़िएगा तो भी क्या हो जाएगा
1 + 7 यह भी 180 डिग्री का होगा। उसी तरह से 3 और 8 को जोड़िएगा तो यह भी क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी नियम का हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो सेशन है यही लास्ट होता है। बेसिक हमारा इसमें कुछ क्लियर हो पाया है और क्वेश्चन कवर करेंगे तो थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।